नमस्कार दोस्तों, ये बात है 9 सितंबर 2025 की, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पे हजारों युवक उतर आए। किसी की आंखों में गुस्सा, हाथ में झंडा और लो के नारों में गूंज थी। ये कोई साधारण भीड़ नहीं थी, बल्कि ये भीड़ थी नेपाल की न्यू जनरेशन जेन जी की, जो पहली बार इतने बड़े स्तर पर सरकार को चुनौती दे रही थी। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ था। इसकी चिंगारी पनपी थी 8 सितंबर 2025 की शाम को। नेपाल की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर नहीं रखी है या फिर उनका ऑफिस नेपाल में नहीं है, उनके प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, उनमें बैन लगा दी जाएगी। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। और 9 सितंबर 2025 की सुबह जैसे युवाओं ने देखा कि उनके पसंदीदा ऐप्स बंद हो रहे हैं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले काठमांडू की सड़कों पर नारे लगे, फिर देखते ही देखते ये आग पोखरा, विराटनगर, इटहरी और नेपालगंज तक फैल गई। सरकार को लगा कि एक सोशल मीडिया के लिए तो विरोध कर रहे हैं, छोटा सा है, 2 दिन में थम जाएगा। लेकिन ये तो शुरुआत थी एक बहुत बहुत बड़े आंदोलन की। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक ट्रिगर था, असली कारण तो बहुत ज्यादा ही गहरे थे। सबसे पहली बेरोजगारी। नेपाल के लाखों युवा बहुत मेहनत करने के बाद भी, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सही से नौकरियां नहीं पा रहे हैं। हर 5 में से नेपाल का 1 युवक आज बेरोजगार है। उन्हें मजबूरी में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है ताकि वहां पर रोजगार ढूंढ सके, अपना भरण पोषण कर सके। दूसरा, भ्रष्टाचार। जो नेपाल के बड़े नेता थे, जो बड़े मिनिस्टर्स थे, उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वो सपने में भी देखना पॉसिबल नहीं है। इतनी लेविश लाइफस्टाइल होती है उनकी कि उनको देख के कोई भी हैरान हो जाएगा कि एक मिनिस्टर की पगार इतनी भी नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसी लाइफस्टाइल उसको अफोर्ड करवा के दे सके। साफ साफ समझ में आता है कि भ्रष्टाचारी तो हो रही होगी, तभी तो नेताओं के पास इतना पैसा आ रहा है और वो इतना पैसा फॉरेन में बैठे अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वो ऐसी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे हैं। जबकि आम जनता का बेटा या बेटी जो कि मेहनत से, शराफत से अपनी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी में देश देश भटकते हैं। तीसरा, अभिव्यक्ति की आवाज पर हमला। इसका मतलब यह है कि जो सोशल मीडिया था ना, वही युवाओं की आवाज थी। कुछ ही दिन पहले से जो नेपाल के मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन में जो रह रहे थे ना, उनकी लेविश लाइफस्टाइल्स के वीडियो टिकटॉक में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल रहे थे कि देखो, ये मंत्री का बच्चा इतना वहाँ पे पैसे उड़ा रहा है, जबकि इस मंत्री की पगार तो इतनी है। भाई, ये सोशल मीडिया के जरिए है वो अपनी बात दुनिया के बीच में रख पा रहे थे। और जब सरकार को समझ में आया कि सोशल मीडिया तो उनके लिए बड़े मुसीबत की चीज़ बन गई है, उनकी पोल खोल रही है, तो सरकार ने एक अलग ही नियम लाके सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश करी। सरकार को लगा कि युवाओं की जुबान पर ताला लगाया जा सकता है ऐसा करके। और यही वजह थी कि इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि क्रांति जैसी भावना पैदा हुई। 9 सितंबर को संसद भवन के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। हालत इतनी बिगड़ गई कि कई जगह सरकारी गाड़ियां और सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया। देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध अब भ्रष्टाचारी, बेरोजगार और सिस्टम के खिलाफ के विरोध का एक बड़ा रूप ले चुका था। इस आंदोलन ने नेपाल सरकार को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। बस कुछ ही दिनों में झुककर सरकार ने सोशल मीडिया में लगा हुआ बैन हटा लिया। आंदोलन अब ऐसा रूप ले चुका था कि आंदोलनकारियों में से 19-20 लोगों की मृत्यु हो गई और बढ़ते दबाव की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। सरकारी संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ। कई पुलिस की गाड़ियों को, कई इमारतों को झोंक दिया गया, फूंक दिया गया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि युवाओं ने, वो भी इस एज ग्रुप के, सरकार तक को चुनौती दे दी कि अगर जनता को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, देश में भ्रष्टाचारी फैलाई जाएगी, तो कोई चुप नहीं बैठेगा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर नेताओं और उनके परिवारों को पड़ा। कई मंत्रियों ने अपने परिवारों को सुरक्षा के लिए विदेश भेज दिए। जिन नेताओं के बच्चों के वीडियोस नेपो किड्स के नाम से वायरल हुए थे, उनका पब्लिक में निकलना तक मुश्किल हो गया। काठमांडू में नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा तिगुनी कर दी गई। आम जनता अब नेताओं की गाड़ियों को देखकर नाराजगी जताने लगी। यह पहली बार था कि सीधे नेता और उनके परिवार आंदोलन का निशाना बने। नेपाल का ये जेन-ज़ी प्रोटेस्ट सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब युवा खामोश नहीं बैठेंगे। वे रोजगार, न्याय और समानता चाहते हैं और जब तक ये नहीं मिलेगा, उनकी आवाज सड़कों में और सोशल मीडिया में गूंजती रहेगी। इतिहास गवाह है, जब युवा उठते हैं तो बदलाव निश्चित होता है और यह बदलाव नेपाल के दरवाजे पर अब दस्तक दे रहा है। सोशल मीडिया ऐप में पहली बार यह हुआ है
कि एक प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए पहल की गई है। डिस्कॉर्ड नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी सारे नेताओं का नाम डाला गया जो नेपाल के युवा खुद चाहते हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, और उनमें वोटिंग चालू हुई। यह है नेपाल का नया चेहरा, जेन जी की क्रांति। नेपाल में जो हो रहा है उससे हमारे देश को क्या सीखना चाहिए? नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा? और क्या नेपाल के इस कदम से हमारे देश में भी कोई फर्क पड़ेगा? आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो में मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।